दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। और इस एपिसोड में अभी मैं CSDS में हूं और यहां करीब 2-2.25 घंटे कविराज शैलेंद्र के ऊपर बातचीत हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अमला जी से हमने बातचीत की और इस एपिसोड में मैं बातचीत करने जा रहा हूं शैलेंद्र जी के ऊपर काम कर रहे, शोध कर रहे इंद्रजीत सिंह साहब से। इंद्रजीत जी रशिया में रहते हैं, रशिया में हिंदी पढ़ाते हैं और इन्होंने 4 खंड में 4 वॉल्यूम में कविराज शैलेंद्र के ऊपर किताबें संपादित की हैं। बड़े बड़े लोगों के आर्टिकल हैं उसमें। मैं पब्लिकेशन का नाम भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि लिंक लेकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि जो लोग दिलचस्पी लेते हों इस तरह की किताबों में वो जाएं और वहाँ से किताब मंगवाएं और ज़रूर किताब को पढ़ें। 4 वॉल्यूम में उन्होंने एडिट किया है और एक वो अपनी किताब इंद्रजीत जी लिख रहे हैं, अभी प्रेस में है। जब प्रेस से बाहर आएगी तब उस किताब पे भी चर्चा करूँगा। क्या खास बात है इसमें, जो नाम मैं पढ़ रहा था, बड़े बड़े लोग, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, राज कपूर, कैफी आजमी, मन्ना डे, नामवर सिंह, कमलेश्वर सरीखे तमाम बड़े लोगों ने लेख लिखा है इस किताब में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास, क्या क्या पहलू उभर कर आ रहा है इन लेखों से। स्वागत है आपका इंद्रजीत जी अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब जी। जरा दोस्तों को बताएं कि आपकी योजना ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना है। शैलेंद्र के गीत बचपन से ही जब सुने, जब विशेष करके तीसरी कसम का गाना, जी, सजन ने झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, तो ऐसे गीत सुन करके धीरे धीरे बड़े, उस समय तो हम लोग नहीं जानते थे भाई शैलेंद्र कौन है और राज कपूर कौन है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए 12वीं तक पहुँचे तो पता लगा भाई ये शैलेंद्र हैं, ये नीरज हैं, ये साहब हसरत जयपुरी हैं और ये साहिल लुधियानवी। गीतों में थोड़ा फ़र्क करना भी पता लगा। तो शैलेंद्र के गीतों के बारे में मेरी धारणा शुरू से ये रही कि शैलेंद्र के गीत वास्तव में कबीर के दोहों की तरह, तुलसी की चौपाइयों की तरह, नानक सूरदास के पदों की तरह और मीरा, मैं कहूँगा कि गाली के शेरों की तरह सुने और सुनाए जाते हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। तो जहाँ तक कलात्मकता की बात है, उस पैमाने पे देखें या लोकप्रियता के पैमाने पे देखें या सामाजिक सरोकार के पैमाने पे देखें या एक अच्छी कविता हमेशा संवेदना जगाती है उस पैमाने पे देखें, तो शैलेंद्र के जो लगभग उन्होंने 800 फिल्मों में गीत लिखे हैं, उनमें से 800 में से मैं कहूँगा 500 से ज़्यादा गीत तो मैं मानता हूँ तो साहित्य की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे रामविलास शर्मा जी इस बात पर बड़े नाराज़ हुए कि ये पतली कमर है, ऐसी नज़र है, ये गाना आपने लिखा है और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे लिखने वाले कवि को ये पतली कमर लिखना पड़ा। देखिए फिल्मों में सीमाएं होती हैं, सीमाएं हैं। उसमें क्या कई लोग हैं, उसमें अभिनेता, कैरेक्टर, कहानी के हिसाब से कहानी का स्ट्रक्चर है, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर की, बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत से दबाव होते हैं और गीतकारों को करना पड़ता, साहिर को भी करना पड़ा, सब नीरज को भी करना पड़ा, सबको करना पड़ता। हाँ ये जरूर है, बरसात के उस गाने के बाद शैलेंद्र जी ने कोशिश की कि कम से कम पतली कमर तिरछी नज़र वाली जो शब्दावली है उससे बचा जाए और उन्होंने बचे भी। और उन्होंने सब ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं, वो तो बिल्कुल विश्व कविता की दृश्य से अगर आप देखें, सूरज जरा पास आ, आज सपनों की रोटी बनाएंगे, ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबान, तुझको भी दावत खिलाएंगे। अब उसमें आप देखिए कितनी सुंदर बात है, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां, कितना हंसी ख्वाब है। और मुझे लगता है आज़ादी का अमृत महोत्सव जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी गर्मा गर्म रोटियों का ख्वाब जो है वो 135 करोड़ आबादी का पूरा नहीं हो रहा। आज भी मुझे लगता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी ऐसी हुई जो हाशिम पड़ी हुई है, उनके लिए गर्मा गर्म रोटियां ख्वाब ही। तो ये अमृत महोत्सव में सोचने की एक ज़रूरत है कि हम उस आबादी को भी जो हाशिम में पड़ी हुई आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको मुख्य धारा में लाएँ और उनको भी। अब जैसे शैलेंद्र की एक और जो गीत है जो बहुत मुझे पसंद है कि अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो मैं समझता हूँ वो जो स्वर्ग की बात करते हैं तो वो स्वर्ग नहीं है जहाँ इंद्र जो है उर्वशी और मेनका का नृत्य देख रहे हैं, बलिहारी हो रहे हैं, या वो जन्नत भी नहीं है जहाँ हो रहे हैं इंतजार कर रही हैं। वास्तव में वो स्वर्ग की बात करते हैं जो जहाँ समानता है, आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता है, राजनीतिक समानता है, व्यक्ति के पास खाने को निवाला हो और अधिकारों का उजाला हो, ये सब बातें होनी चाहिए। तो शैलेंद्र उस स्वर की बात करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर कहीं है, पहले वो मार्क्सवादी थे इसलिए वो मानते नहीं थे, लेकिन अगर कहीं स्वर्ग है उस तरह का
जहाँ समानता होती है। और वो रूस गए थे 1962, मुझे पासपोर्ट में दीदी ने भेजा था, मामला उसमें देखा मैंने। तो वो पहले हफ्ते मार्च में आए, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ आधा घंटे का उनका इंटरव्यू हुआ था। और वहाँ मदन लाल मधु जी, जो मेरे भी बड़े करीबी रहे, 2014 में उनका निधन हो गया। उन्होंने तकरीब 100 किताबों का रूसी से हिंदी में अनुवाद किया। वार एंड पीस, अन्ना कैरेनिना, सब उन्होंने अनुवाद किया। वो बता रहे थे कि शैलेंद्र का आधे घंटे का वहाँ के दूरदर्शन ने इंटरव्यू लिया था। और शैलेंद्र जी ने मधु जी को कहा, भाई देखो आप लोग तो स्वर्ग में रह रहे हो। स्वर्ग इसलिए क्योंकि वहाँ सामाजिक विषमता का दंश नहीं सहना पड़ता, आर्थिक विषमता नहीं, क्योंकि वहाँ पर सभी को हॉस्पिटल की सुविधा मिली, शिक्षा की, चिकित्सा की, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको मकान मिला हुआ है। तो अगर यही तो स्वर्ग है, जहाँ आपको खाने को हो, रहने को हो, मकान है आपके पास, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, कोई रंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो इससे बढ़कर और यही तो स्वर्ग क्या है? तो इंद्रजीत जी, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? हाँ, एक अभी आपने मेरा परिचय दिया कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने 34 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। और हिंदी चलिए सॉरी, मैं मुझे लगा कि हिंदी में किताब। हाँ, ये जरूर है कि मेरा ट्रिपल एमए, मैंने हिंदी साहित्य में भी एमए किया, मैं सोशियोलॉजी में भी एमए किया, और उसमें मैं बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन इलाहाबाद से सेलेक्ट भी हुआ सोशियोलॉजी में। और इकोनॉमिक्स में मैं चाहता था, लेकिन थोड़ा इंटरव्यू देर हुआ तो मैं नहीं जा पाया। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी एक शौकिया मैंने किया, मुझे वो भी फर्स्ट क्लास मिला इलाहाबाद से। मैंने रुड़की से किया। अच्छा, रुड़की से। पीएचडी मैंने आईआईटी रुड़की से किया इकोनॉमिक्स में। वाह। तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में। हिंदी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, शब्दों का जो चयन बेहतरीन था, और किताब भी इनकी हिंदी में है, इसलिए मुझे लगा कि हिंदी के शिक्षक हैं। बहरहाल हिंदी से भी मास्टर हैं। ये किताब शैलेंद्र पर जो आपने 4 वॉल्यूम निकाला है, और एक आपकी किताब अंडर प्रोसेस है, तो योजना आपके जहन में कैसे आई कि शैलेंद्र पे काम करना है? डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली मैं 1996 में जब मेरी शादी हुई, तो मैं अपनी पत्नी के साथ शैलेंद्र जी के घर गया, बॉम्बे। अच्छा। रिमझिम उनका जो बंगला था, शैलेंद्र मुझे मिले, अपनी पत्नी बच्चों से मिलवाया। तो बहुत सी बातें हुई शैलेंद्र। लेकिन जब मैं उनके घर पहुंचा, उससे पहले 3-4 बातें जो मैंने देखी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने, और खुशी भी थी एक बात की, कि राजेंद्र सिंह बेदी के नाम पर एक मार्ग बना हुआ है, मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पर एक मार्ग बना हुआ है, साहिर लुधियानवी के नाम पर एक मार्ग बना हुआ है, और भी बहुत से लोगों के नाम पर मार्ग बने हुए थे। लेकिन शैलेंद्र इतने बड़े कवि, इतने बड़े शायर, इतने बड़े फिल्म निर्माता, जिसके लिए तो पूरे अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी, तीसरी कसम की कहानी की आत्मा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और उस व्यक्ति के नाम पर कहीं भी कोई स्मृति चिन्ह नहीं था। तो मुझे लगा नहीं, शैलेंद्र की याद में कुछ करना चाहिए। तो एक तो मैंने किया, कुछ सालों बाद शैलेंद्र सम्मान की स्थापना की। अच्छा। कि हर उस गीतकार को जो शैलेंद्र की परंपरा के गीत लिखता है और सिनेमा को साहित्य के करीब लाने की कोशिश करता है, उनको हम सम्मानित करें। तो गुलजार साहब को, फिर नीरज जी को, कैफी आजमी आपने व्यक्तिगत तौर पे? नहीं, मैं जरूर संस्थापक हूँ, लेकिन शैलेंद्र परिवार जुड़ा हुआ है, इसमें अच्छा। जी भी हैं। मंच का नाम क्या है? शैलेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट। ओके, ग्रेट। उसके तहत ये कार्यक्रम हर 2 साल बाद होता है। हालांकि पिछले कोरोना की वजह से पिछले 2 साल नहीं हो पाया। अब अगले साल जो जन्म शताब्दी का है, इसमें बड़ा आयोजन करेंगे, और उसमें जो भी हमारी समिति तय करेगी किस गीतकार को सम्मानित करना है। गीतकार वही चुनते हैं जो कलात्मक गीत लिखता हो, साहित्यिक गीत लिखता हो, लोकप्रिय भी लिखता हो, और सामाजिक सरोकार भी उसमें कहीं ना कहीं हो। वो केवल तुकबंदी ना हो, बल्कि वो कलात्मकता की बात भी हो, साहित्यिक प्रतिबद्धता की बात हो। और इसलिए हमने कैफी आजमी साहब को दिया, नीरज जी को दिया, और इस तरह से इरशाद कामिल साहब को जो आखिरी अवार्ड जो दिया, इरशाद कामिल भी वही शैलेंद्र और साहिब की परंपरा के कवि हैं, इस नाते हमने। तो फिर ये मुझे लगा कि शैलेंद्र जी की स्मृति में कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए 4 खंडों में ये पुस्तक लोगों से लेख लिखवाने का मैंने संकल्प लिया। और मुझे बहुत ये कहते बड़ा गौरव हो रहा है कि सबसे पहले भीष्म साहनी साहब ने 2001 में मुझे अपना लेख भेजा। और मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा लगेगा, मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि लेख साहब मिल गया है। 15 दिन बाद मुझे चिट्ठी आ गई, लेख मिला जी यार मैंने लेख भेजा, मुझे चिंता हो रही, लेख कहीं खो तो नहीं गया डाक में, आपने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, नहीं सर लेख मिल गया, मैं थोड़ा कहीं बाहर था इसलिए जवाब नहीं दे पाया। फिर उसके बाद कमलेश्वर जी, कन्हैयालाल नंदन, नीरज जी, कैफी आजमी साहब, इन सब ने, असगर वजाहत साहब, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, साहित्य और सिनेमा के जितने भी बड़े नाम थे जो शैलेंद्र को जानते थे या शैलेंद्र के गीतों का विश्लेषण कर सकते थे, उनकी कविताओं के बारे में लिख सकते थे, उन नरेश सक्सेना जी, इरशाद कामिल साहब, प्रसून जोशी, इन सब से मैंने लिखवाया है, उनका इंटरव्यू किया। जैसे विजय आनंद साहब का इंटरव्यू किया। अच्छा। तो उन्होंने शैलेंद्र के बारे में बहुत सी बातें बताई, कैसे वो गीत गाइड के हमने लिखवाए।
तो ऐसे बहुत सी बातों पे शैलेंद्र को लेकर चर्चा हुई। नामवर सिंह जी का मैंने इंटरव्यू किया, रामविलास शर्मा जी से तो नहीं किया, क्योंकि रामविलास शर्मा जी का लेख ऑलरेडी अवेलेबल था पुस्तक में, तो मैंने वहीं संपादित के रूप उसका अंश जो है इसमें लगाया है। रेणु जी से मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग तो इंटर्न पढ़ रहे थे उस समय जब उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कम से कम उन्होंने 50 पृष्ठों से ज़्यादा शैलेंद्र के बारे में लिखा है रेणु रचनावली में। अच्छा। उसी में से कुछ अंश मैंने संपादित करके इस पुस्तक में रखे हैं। अब ये पहला जनकवि शैलेंद्र, दूसरा धरती कहे पुकार के, तीसरा तू प्यार का सागर है, और चौथा खंड जो अगले महीने आ जाएगा दिल का हाल सुने दिल वाले। इसके साथ साथ 2 मेरी मौलिक किताबें, एक तो साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो मोनोग्राफ मैंने लिखा है, उम्मीद है कि इस दिसंबर, भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज में ना, हाँ जी, हाँ, भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज में, ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि उन्होंने कम से कम इस बात पे सोचा, रिकॉग्नाइज किया। हाँ, हिंदी साहित्य के भारतीय साहित्य के निर्माता की श्रृंखला में कम से कम शैलेंद्र को शामिल किया, और करना भी चाहिए था, और उन्होंने किया। मैं उसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद अपना व्यक्त करता हूँ कि भाई वो एक अच्छा काम उन्होंने सोचा, और अगले साल उनकी जन्म शताब्दी पर ये मोनोग्राफ आ जाएगा, हो सकता है जल्दी आ जाए। और एक और किताब जो उनकी पूरी जीवनी, क्योंकि मोनोग्राफ की तो लिमिटेशन तो छोटा 100 पेज होता है, लेकिन जो उनकी बाकी मैंने 350 पौने 400 पेज की किताब बन रही है, क्योंकि उसमें कई मैंने नए अध्याय ऐसे जोड़े, जैसे चिट्ठी पत्री एक अध्याय, तो उसमें शैलेंद्र जी की 18 चिट्ठियाँ मैंने इकट्ठी की उनके मित्रों से, जानने वालों से। तो उन चिट्ठियों का एक पूरा सेगमेंट है, एक यही है। और एक अध्याय शैलेंद्र सम्मान पर है। हमने 10 लोगों को शैलेंद्र की स्मृति में सम्मानित किया है। तो वो जो गुलजार साहब जब आए, कैफी आदमी साहब जब आए, या गुलशन बावरा आए, या अरशाद कामिल साहब आए, मेमोरी, उन लोगों ने जो शैलेंद्र के बारे में बात की, या मुख्य वक्ताओं ने जो शैलेंद्र के बारे में बात की, या कमलेश्वर जी ने पहली बार जब आए शैलेंद्र सम्मान पर, तो शैलेंद्र के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए, वो एक चैप्टर तो उसी पर है। बाकी एक चैप्टर जीवन यात्रा है, गीतों का विश्लेषण है, गीतों के जादूगर। अब देखिए उनके बारे में कि उनको पुष्किन बहुत पसंद थे, इसीलिए राज कपूर उनको पुष्किन के नाम से पुकारते थे। फणीश्वर नारायण रेणु के लिखित में लिखा है, क्यों कविराज, अगले कविता संकलन की भूमिका तो मैं ही लिखने वाला हूँ। ये उन्होंने पूछा उनसे, भाई तुम्हारा कहाँ है, कहाँ, इशारा किया कि जल्दी पूरा करो, भूमिका मैं लिखूँ। और एक चीज़ जो मैं उस समय हम बताना चाहता था, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पुष्किन के तो वो बड़े फ़ैन थे, कबीर, निराला, पुष्किन के बड़े फ़ैन थे। विश्व कवियों में पुष्किन और पाब्लो नेरुदा के बड़े फ़ैन थे। अच्छा। अच्छी बात ये है कि पाब्लो नेरुदा से वो मिले, शैलेंद्र मिले, 1950, मेरे पास फोटो भी है। अच्छा। 1950 में पाब्लो नेरुदा हिंदुस्तान आए थे। वो पहले दिल्ली में नेहरू जी से मिले, हालांकि वो मिलने के बाद बहुत उत्साहित नहीं हुए, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी यादें लेके नहीं जा रहे थे। फिर वो यहाँ से मुंबई गए, उस समय मुंबई कहलाता था, मुंबई गए। वहाँ कृष्णचंद्र से, ख्वाजा अहमद अब्बास से, शैलेंद्र से, जितने प्रगतिशील वहाँ पर विचारक थे, उन सबसे मिले। एक चित्र है जो किताब में आएगी, वो रामविलास शर्मा जी ने अपनी किताब में, मैं वहीं से साभार लूँगा। उसमें शैलेंद्र खड़े हुए हैं, पाब्लो नेरुदा हैं, कृष्णचंद्र हैं, और ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, एक आध कोई और भी हैं, तो जो मैं पहचानता थे, बड़े नाम है। तो ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात एक और, उसके बाद जब नेरुदा से वो मिले, उनकी कविताओं को पढ़ा अनुवाद के माध्यम से, क्योंकि वो तो स्पेनिश में लिखते थे। उसके बाद उनके रिकॉर्ड प्रकाश जो रिलीज हुए, जैसे हमारे फिल्मों गाने होते हैं, ऐसे उनकी कविताओं के रिकॉर्ड थे। वो रिकॉर्ड खरीद के लाए शैलेंद्र, और बाकायदा खुद सुनते थे, और जो घर में दोस्त उनके आते थे उनको सुनाते थे। तो पाब्लो नेरुदा भाई विश्व के बड़े कवि, उनको तो एक नोबेल प्राइज भी मिला। और मुझे लगता है कि अगर शैलेंद्र जिंदा रहते तो नोबेल प्राइज जिस तरह से जो हमारे अभी एक गीतकार को मिला है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 2016 में जो मिला है, तो उनको जब मिला है तो उसके बाद ये बहस चली है कि शैलेंद्र को भी मिल सकता है, शाहिर को भी मिल सकता था। तो वो अलग है कि भाई जिंदा लोगों को दिया जाता है, दिवंगत को। लेकिन अगर शैलेंद्र होते तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि उनकी कविताएं जो हैं विश्व स्तर की हैं, और उनकी कविताओं में सामाजिक सरोकार हैं, क्योंकि यही क्राइटेरिया होता है कि आपकी कविताओं में संवेदना है कि नहीं, सामाजिक सरोकार हैं कि नहीं है, और कविताएं आपकी विश्व स्तरीय हैं कि नहीं। पाब्लो नेरुदा और नाजिम हिकमत, ये सब उसी स्तर के कवि हैं, ब्रेख्त वगैरह। तो शैलेंद्र किसी मायने में कम नहीं है। अभी मुझे जो अरुण कमल जी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने भी लेख लिखा है जो कि भाई शैलेंद्र मुक्तिबोध नहीं है, शैलेंद्र निराला भी नहीं है, लेकिन शैलेंद्र इनसे किसी मायने में कम भी नहीं है। तो कितनी अच्छी बात कही है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि शैलेंद्र ब्रेख्त नहीं है, शैलेंद्र पाब्लो नेरुदा नहीं है, शैलेंद्र जो है कबीर नहीं है, लेकिन शैलेंद्र किसी मायने में इन तीनों से कम भी नहीं।
तो उनके गीतों में आप जो गीत सुनाते हैं, जो कविता लिखते हैं, अगर कविता की मुक्ति तब होती है कि जब कवि हृदय लोक हृदय से मिल जाता है। जब कविता कवि के द्वारा लिखी गई है, लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है, तो कविता की मुक्ति होती है। तो मैं मानता हूँ कि उस दृष्टि से देखें तो शैलेंद्र की सारी कविताओं की मुक्ति मैं मानता हूँ, और सारी उनकी जो गीत हैं फिल्मों में, मैं मानता हूँ ठीक है 800 गीत हम लोग साहित्यिक नहीं मान सकते, और कई ऐसे गीत हैं उन्होंने भी बहुत 1 2 3 आजा मौसम में रंगीन लिखे हैं। भाई लिखना पड़ता है, फिल्मों की क्राइटेरिया ऐसा होता है, बाजार का दबाव होता है। लेकिन अगर आप फिल्मों में रह के भी साहित्य को गीतों के बीच ले आए तो ये बड़ी बात है, उसमें शैलेंद्र सफल है। चलिए, आपके चारों वॉल्यूम्स हैं उनके गानों के बोल पे ही हैं। धरती कहे पुकार के, तू प्यार का सागर है, ये फोटो देख लीजिए और मैं लिंक लेके मैं शेयर करूंगा। और जो 2 वॉल्यूम आप जीवनी लिख रहे हैं वो भी टाइटल कुछ इसी तरह से है क्या? हाँ, उसका टाइटल मैंने अभी सोचा है, दिल है हिंदुस्तानी, जो इसका साहित्यकार में उसका तो फिक्स ही है, हिंदी साहित्य का निर्माता शैलेंद्र, लेकिन जो एक अलग से मैं किताब लिख रहा हूँ उनकी जीवनी पर, उनके पूरे गीतों पर, कविताओं पर, उनके साहित्यिक योगदान पर, उसका नाम मैंने अभी फिलहाल टेम्पररी सोचा है, दिल है हिंदुस्तानी। मुझे लगता है एक अच्छा टाइटल है। अब देखिए कितना वैश्वीकरण का कितना बड़ा गीत है एकदम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो जब वो दिल है हिंदुस्तानी कहते हैं तो वो एक कविता बना देते हैं और एक पूरा भारतीयता का भाव ला देते हैं। कहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उस वैश्वीकरण के सागर में राष्ट्रीयता का दीप नजर आता है। ये पंक्ति जो है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी कहते ही हम लोग पूरे भारतीय हो जाते हैं। और उनकी एक पंक्ति मुझे और अच्छी लगती है, जो जिस देश में गंगा बहती है में, लाख लुभाएं महल पुराएं, अपना घर तो अपना घर। तो ये कितने अच्छे गीत शैलेंद्र ने लिखे हैं, और बहुत दिया देने वाले ने आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए। सरलता की इससे, और जो भारतीय संस्कृति में हम लोग सरलता की बात करते हैं, बहुत दिया देने वाले ने कितनी सुंदर बात कही है कि हमें भौतिकता वास्तव नहीं, बल्कि जो आत्मीयता है, जो एक मदद की भावना। और एक गीत जो उन्होंने ट्यून पे लिखा है, हालांकि ट्यून 1955 में श्री 420 में बजती, जब भी आप देखें नादिरा पर्दे में आती है ट्यून बजती है, और उस ट्यून के आधार पर अनाड़ियों ने लिखा, किसी की मुस्कुराहटों की वो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो मुझे लगता है हम सभी व्यक्तियों को शैलेंद्र की इन पंक्तियों पर चरितार्थ करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। जीवन वास्तव में है यही कि आप एम्पैथी इसे ही कहते हैं, जब आप दूसरे का दुख आपका अपना बन जाए तो वो एम्पैथी। चलिए, तो जब किताब इनकी प्रकाशित होगी 2 जीवनी पे विस्तार से इनसे ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया।